नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज की कक्षा को बहुत ही सारगर्भिक तरीक़ों से, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सटीक तरीक़ों से इंडियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले कक्षा में बात किया था केसी बियर के बारे में कि केसी बियर किस प्रकार भारतीय संविधान पर आक्षेप लगाते हुए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग शब्द है उसके जगह पर होना चाहिए था हम भारत के शिक्षित और धनी लोग। हालांकि हमने उसके बातों को खंडन किया और बहुत ही डंके की चोट पर खंडन किया, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत हद तक लोक प्रभुता का होना माना जाता है, हम भारत के लोग का होना माना जाता है। तो इन सभी संदर्भों के बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में बात कर लिया था। उसी कक्षा में भी आपको मैंने बताया था थोड़ी सी कि सत्ता का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो जनता के हाथ में होता है। एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता होता है, उसके पास संप्रभु का श्रेय होता है, संप्रभुता का वास होता है। तो इन सभी आयामों को, इन सभी बिंदुओं को हमने अपने पिछले कक्षा में बात कर लिया था। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे सत्ता का स्वरूप। और सत्ता का स्वरूप में देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सत्ता का स्वरूप में विशेष तौर पर है क्या? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और गणराज्य, यानी ये 5 बिंदु हैं जो आपको इंडिकेट करता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें से फर्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो आखिर भारत किस हद तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसके बारे में जानेंगे। तो उसको बताते हुए हमें यह बताना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वह देश होता है जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों में स्वतंत्र हो। जैसे भारत का क्या राजनीतिक व्यवस्था होगा, क्या आर्थिक व्यवस्था होगा, क्या सामाजिक व्यवस्था होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? स्वयं अगर भारत करे तब यह संप्रभु का गुण को दर्शाता है, उजागर करता है। उसी प्रकार भारत का विदेशी नीति कैसा होगा, किस देश के साथ में उसकी मित्रता होगी, किस देश के साथ में शत्रुता और कटुता होगी, इसका निर्णय स्वयं कौन करे? वह देश करे जो फिर क्या कहलाएगा? वह संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। लेकिन क्या आज भूमंडलीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो उसको बताते हुए हम कहेंगे जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामले और विदेश नीति, स्वतंत्र मित्रता का निर्धारण जो देश करता है वह देश कहीं ना कहीं उजागर करता है कि इसका संप्रभुता और संपन्न प्रभुत्व संपन्न का। तो ये चीज़ को आपको बताना है। लेकिन आपको यह भी बताना है कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है वो अप्रासंगिक होते आ रहे हैं। आखिर वर्तमान समय में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो विचार है वो इस भूमंडलीकरण के दौर में कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। तो उसको अब तर्क दीजिएगा कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अनेक कारण से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो विचार है वो हतोत्साहित होते जा रहे हैं। जैसे में कि आज तेज़ी गति से वैश्वीकरण का दौर है जिसमें कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो किसी एक देश के हस्तक्षेप से बाहर होते हैं। ऐसे कई देश रहते हैं, ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो एक देश के लिए वो पॉसिबल नहीं है। जैसे में
आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। आतंकवाद से निपटने के लिए पूरे देश जो हैं अग्रसर आगे कदम उठाते रहे हैं। उसी के पैरेलल पर्यावरण और आदि का मुद्दा। पर्यावरण भी एक बहुत ही बड़े वैश्विक मुद्दा है जिसके लेकर सभी देश अपना अपना निर्णय लेते रहते हैं पर्यावरण के पक्ष में, सकारात्मक पक्ष में, तब ताकि उसका जो सकारात्मक रिजल्ट है उभर कर सही आवे। इसी कड़ी में आप देखिएगा तो वैश्वीकरण के ये दौर में, भूमंडलीकरण के ये दौर में WTO, IMF, WB आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रभुत्व तेजी गति से बढ़ा है। और इसका तेजी गति से बढ़ने का कारण है कि यह ऑर्गेनाइजेशन विश्व के सभी देशों पर नियंत्रण रखता है। जैसे में उसकी आर्थिक नीति क्या हो, कुछ हद तक वो WTO, वर्ल्ड बैंक और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है निर्धारण करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं कि आज़ादी के कुछ साल बाद भारत बहुत वित्तीय संकट से गुजर रहा था। भारत इतना वित्तीय संकट से गुजर रहा था कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं थे अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। फिर भारत सरकार ने जो भारत के RBI में जो सोने थे, भारत का जो सोना था, उसे इंग्लैंड में जाकर गिरवी रखा और फिर वहाँ से कुछ अरब डॉलर रुपया भारत में आया। तो उससे फिर भारत अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे पटरी पर लाया। और वही समय था जिस समय भारत वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होते हैं यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के गोद में जा बैठा। और IMF और फिर ये वर्ल्ड बैंक ने भारत को बताया कि आओ हम बताते हैं कि आपको आर्थिक नीति कैसे चलाना है। फिर वहाँ पर कैपिटलाइजेशन था यानी पूंजीवाद था, उस पर विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाने लगा। वहीं से ये सारी व्यवस्थाएं शुरू होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे आपको एक बार और चीज़ों को समराइज कर दे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे। आतंकवाद और पर्यावरण ये दो ऐसे बिंदु हैं जो विश्व स्तर पर इसके लेकर बहुत ही एक सकारात्मक सोच रहता है लोगों के मन में। इसको हतोत्साहित करने से विश्व स्तर के जितने मानव जाति के लोग हैं उन सभी का नुकसान होता है। ऐसे में यह जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत अपना निर्णय योगदान करते हैं। आखिरकार यह सभी देश, यह संस्था जो है गतिविधियां करते रहते हैं। यानी भूमंडलीकरण के दौर में जो ये चीज़ें हैं आपको यहीं से समझ में आएगी कि भूमंडलीकरण के दौर में WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक ये एक ऐसी संस्था है जो किसी भी देश को क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है सही समय पर। तो जब ये आपको ऋण उपलब्ध कराएगी तो उसके दरमियान सिर्फ आपको पैसा भी नहीं देगा, कुछ गाइडलाइन बताएगा और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो ये सारी क्या है, संस्थाएं हैं। लेकिन फिर भारत आखिर क्यों ऐसा होता है और आखिर क्या भारत इतना हस्तक्षेप अन्य संस्था कर रही है, तो क्या भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है? तो इसका उत्तर है। फिर भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश है क्योंकि भारत बहुत कुछ मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और भारत WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भारत स्वेच्छा से अपना भूमिका निभाया है। अगर भारत चाहे कि उसके हित में जो ऑर्गेनाइजेशन का नीतियां है प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है भारत पर, तो वो क्या करेगी, तो भारत निकल जा सकता है वहाँ से, वो अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो वर्तमान दौर है ये भूमंडलीकरण का दौर है। ये वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में
जो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सभी देशों पर भूमिका बहुत ही अहम रहता है। अहम होने का रीज़न है कि कोई भी देश जब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा होता है तो इसका दरवाज़ा ही ठकठकाता है। क्योंकि आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद के कुछ ही वर्ष बाद भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी गड़बड़ाई कि भारत सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में भारत सरकार ने RBI में जमा सोने को इंग्लैंड में गिरवी रखकर वहाँ से पैसा लाया और फिर भारत के आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक चलाने का प्रयास किया। तब फिर वर्ल्ड बैंक और जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भारत को कहा कि आप हमारे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका जो आर्थिक स्थिति है सही पटरी पर आएगा। फिर यही कुछ शर्तें मनवाया और उस शर्त मनवाकर उस शर्त के आधार पर भारत को पैसा दिया, कर्ज दिया। तो ये एक तरह से कंट्रोल करता है देशों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो एक तरह से अप्रासंगिक होता गया है। लेकिन फिर यह भी हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रस्तावना में दिया हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पूर्ण रूप से अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि भारत अभी भी बहुत ऐसे कुछ मामला है जिसमें स्वतंत्र निर्णय लेती है। लेकिन ये बहुत ही अपना रोल निभाता है वर्ल्ड बैंक और IMF, जो समय समय पर देशों को निर्देश देकर सहूलियत देता है आर्थिक स्थिति के संकट में। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये मैंने बता दिया। आगे थोड़ी जो चर्चा करनी है वो समाजवाद पर चर्चा करना है। समाजवाद एक विचारधारा है, यह विचारधारा है समाजवाद, और समाजवाद चाहता है कि समाज में जितना भी गरीब तबका के लोग हो, मजदूर वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, उन सब के बीच क्या हो, आर्थिक बराबरी हो। ऐसा ना हो कि कोई बीमारी से पीड़ित है और कोई छींकता है तो उसके लिए एम्बुलेंस आ जाती है। तो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है समाज के बीच, डिस्क्रिमिनेशन है, ये ना हो। तो समाजवाद एक विचारधारा है, जिस प्रकार गांधीवाद, अम्बेडकरवाद विचारधारा है, उसी प्रकार समाजवाद एक विचारधारा है। यह चाहता क्या है, तो यह संपत्ति का सामाजिकरण, समानता में विश्वास, मजदूर वंचितों वर्गों का कल्याण, शोषण विहीन समाज आदि की स्थापना करता है। अब संपत्ति का सामाजिकरण मतलब क्या, यानी देश का जितना सुख संपदा और संसाधन है उसको समाज के सभी वर्गों में क्या किया जाए, बराबर से बांट दिया जाए। दूसरा, समानता में विश्वास, यानी मनुष्य जितने भी हैं, चाहे वो स्त्री हो, नारी हो, बच्चे हो, बूढ़ा बुजुर्ग आदि कोई भी हो, अमीर गरीब हो, वह सब के साथ एक समान पूर्वक अच्छा स्नेह भाव का क्या करे, व्यवहार करे। मजदूर वंचितों वर्गों का कल्याण, समाज के बीच जो वर्ग पिछड़ गए हैं, उस जो वर्ग वंचित रह गए हैं, उसके बीच अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं चलाकर उसे समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। और फिर यह है समाजवाद, जो मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद आदि आदि का बात करता है। यानी जो मार्क्सवाद है ये और जो साम्यवाद है, ये विचारधारा बेसिकली अपने देश से बाहर का एक के विचारधारा है, जिसका प्रवर्तक कौन थे, मार्क्स था, कार्ल मार्क्स कहता था कि समाज में एक वर्ग बहुत ही गरीब है, बहुत ही लाचार है। लाचार होने का कारण कौन है, तो कारण है जितना भी पूंजीपति लोग हैं। अतः हमें पूंजीपतियों से संसाधन छीनकर समाज के बीचों बीच में बांट देना चाहिए। तो ये होगा कैसे,
तो कहते थे इसके लिए संघर्ष करना है, रक्त पूर्ण क्रांति करना है। इसलिए जो मार्क्सवाद या साम्यवाद है वो वर्ग संघर्ष यानी क्रांति और हिंसा में विश्वास करता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत एडॉप्ट किया है वह अहिंसा पर विश्वास करता है और यह चुनाव संसद में कानून बनाकर और योजनाबद्ध तरीकों से समाज में बराबरी लाना चाहता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।